नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 7वीं की हमारा पर्यावरण से पाठ मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन संचार को जा रहे पढ़ने। दोस्तों हमने इसके पहले पहले खंड को पहले से पढ़ लिया है। आज हम जा रहे हैं दूसरे पाठ के बारे में पढ़ने और कुछ जानकारी लेने। उम्मीद करता हूँ कि आप बस्तियों के बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, आप कुछ भूले नहीं होंगे। हमने क्या पढ़ा था? मानवीय बस्तियाँ, हमने नगरीय बस्तियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। सघन बस्तियाँ और प्रकीर्ण बस्तियाँ हमने ये ग्रामीण बस्तियों में पढ़ा था। बाकी हमने नगरीय बस्तियों के बारे में थोड़ी सी बातें जानी थी कि नगरीय बस्तियाँ क्या होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, परिवहन के बारे में पढ़िए। परिवहन क्या होता है दोस्तों? परिवहन जैसे शब्द से आप सभी लोग पहले से अवगत होंगे। पहिए के आविष्कार ने मानव के जीवन में बहुत ही बड़ी क्रांति लेकर के आया है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, आप इसको स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे मित्रों। तो पहिए की खोज में परिवहन आसान हो गया है। समय के साथ में परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया है, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज भी जो लोग हैं पशुओं का उपयोग करते हैं। भारत में भी गधे, खच्चर, बैल, ऊँट आदि का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इसी तरह होता है और तिब्बत में याक का प्रयोग होता है। दोस्तों एंडीज पर्वत के ऊपर लामा एक पशु होता है, हिरन की वैरायटी में आता है। शायद हिरन और ऊँट का मिक्स होता है वो, तो उसकी वैरायटी में आते लोग वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत में मैंने बता ही दिया है, खच्चर का, गधे का और बैल का उपयोग करते हैं यहाँ पे। तिब्बत में याक जो है गाय की प्रजाति है, तो उसका उपयोग होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी तक यहाँ पे पशुओं का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा ढाल होता है, स्टीप स्लोप होता है। वहाँ पे गाड़ियों को ले आना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में पशुओं का लोग सहारा लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए सड़क मार्ग के बारे में दोस्तों जा रहे हैं पढ़ने हम लोग। अच्छा, यहाँ पे पहले सड़क मार्ग पढ़ लेते, फिर ये ब्लू वाला पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ ज़रा सा। सड़क मार्ग क्या है? कम दूरी यातायात से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की या कच्ची होती हैं, बिल्कुल ये पता है अपने को। सड़कें मैदानी भाग में सबसे एकदम जाल की तरह बिछी हुई हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है। हिमालय पर्वतों मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत गर्त सबवे बोलते हैं, जिसे कहते हैं फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर से है। यानी कि दुनिया में जो सबसे ऊंचाई पे बनी हुई सड़क है वो लेह राजमार्ग है। दोस्तों ये आप जान लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं रेल मार्ग के बारे में जानकारी लेने। तो ये भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इसके बाद स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा कि वाष्प इंजन की खोज ने औद्योगिक क्रांति में रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों के व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलवे गाड़ियों के परिवहन ने गति में तीव्रता लेकर के आई है। बिल्कुल दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो परिवहन के मामले में जो क्रांति हुई है ना, परिवहन के मामले में या किसी भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है औद्योगिक क्रांति को। औद्योगिक क्रांति का जो टाइम पीरियड है वो 1750 से लेकर 1850 के बीच में है। पिछले 2000 सालों में जितने विकास नहीं हुए थे, यानी जितने इन्वेंशंस नहीं हुए थे, जितनी डिस्कवरी नहीं हुई थी, जितने खोज नहीं हुए थे, जितने आविष्कार नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा खोज और आविष्कार केवल 100 सालों में हो गए। 2000 से भी ज़्यादा जो आविष्कार हैं वो केवल 100 सालों के अंदर हो गए। अच्छा, इसमें भी श्रेय किसका जाता है? इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने सबसे पहली बार भाप का इंजन बनाया था। तो भाप के इंजन के आविष्कार ने एकदम से भाप के इंजन के आविष्कार ने के बाद में ढेर सारी मोटर्स बनी, पानी निकालने वाली मोटर्स बनी, और इसके बाद से एकदम से रेलगाड़ियों का आविष्कार हो गया और एकदम से क्रांति आ गई इस क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, इसको बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, क्या आप जानते हैं ये ब्लू बॉक्स में है? हाँ, नहीं, इससे पहले हम पहले वाला पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ, ये ब्लू बॉक्स मैंने हाईलाइट कर रखा है। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीन है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि
सड़कों का इतिहास भी अपने देश में बड़ा पुराना है। भारत से लेकर के अफ़गानिस्तान तक, पाकिस्तान तक एक सड़क बनाई गई थी जिसे बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। उसके बाद से जिसको आधुनिक शेरशाह सूरी बोला जाता है, वो व्यक्ति हैं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज को बनाया गया था, राष्ट्रीय गलियारे एवं स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसने कि देश में सभी बड़े शहरों को छोटे शहरों से जोड़ा है। खास दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई आदि को उन्होंने आपस में जोड़ा है, जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ी। इसके अलावा पश्चिम से लेकर पूर्व तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर पोरबंदर से यानी गुजरात से लेकर के सिलचर तक, नॉर्थ ईस्ट तक उन्होंने ये स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय गलियारे बना करके ये सड़क मार्ग में एक क्रांति लेकर के आ गए हैं वो। अच्छा, शेरशाह सूरी से भी पहले जो श्रेय जाता है वो अशोक को जाता है। असल में शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था बहुत ही ज़्यादा कम था, तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि शेरशाह सूरी ने बहुत ही कम समय में इतना बड़ा मार्ग कैसे बना लिया। तो उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि शेरशाह सूरी से भी पहले उस सड़क को अशोक ने वहाँ तक बनवाया था और बाद में शेरशाह सूरी ने इसको बस थोड़ा थोड़ा रिपेयर करवा दिया। चलिए आगे चलते हैं, हम राजनीति में नहीं जाएंगे ज़्यादा। चलिए दोस्तों, जाते हैं रेल मार्ग के बारे में पढ़ने। अभी मैंने रेल मार्ग के बारे में आपको बताई थी, मैंने क्या, हाँ, जेम्स वॉट को इसका क्रेडिट जाता है। और भारत में जो रेल मार्ग सबसे पहली बार रेल चली थी, मुंबई तो थाने चली थी इंडिया में। चलिए आगे चलते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हो, क्या आप जानते हैं ब्लू कलर के बॉक्स में एक बहुत बड़ा मैप है। किसका मैप है? रूस का मैप है। यहाँ पे एक ट्रेन है जो रशिया के पूर्वी हिस्से से लेकर के पश्चिम तक जाती है। इस रेल का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये है स्क्रीन में क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये पूरब में व्लादिवोस्टोक टू सेंट पीटर्सबर्ग जाती है और इसमें कई स्टॉप से भी इसको ये गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉप्स हैं इसके, ठीक है। तो ये 12 स्टॉप से गुजरते हुए ये जाती है। आगे चलते जल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं कि तो दोस्तों जो जल मार्ग होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ लगा देता हूँ उसको, हाँ, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि जल मार्ग क्या होता है। इसमें बोटिंग होती है, शिपिंग होती है, माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है और अंतर्देशीय जल मार्ग क्या है, ठीक है। तो अंतर्देशीय जल मार्ग में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में नैया चलाई जाती है, बोट चलाई जाती हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं, उसमें भी इस प्रकार के बोट्स चलाई जाती हैं, छोटी छोटी शिप्स चलाई जाती हैं। नील नदी में अफ्रीका है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। जो 5 ग्रेट लेक्स हैं आप उसको देख लेना कौन कौन सी, मुझे तो याद है। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये ब्लू अंडरलाइन वो पढ़ देता हूँ। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक स्थान से दूसरे देश में पहुँचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अलग अलग जहाँ पे इनके एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स हैं, सॉरी, इसको आप पढ़ लेना, देख लेना ये सब। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी जानना कि भारत में कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सी पोर्ट्स हैं वो 12 हैं, ठीक है। और जो राज्य स्तर के सी पोर्ट्स हैं वो 112 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, आप लोग भी अपडेट हो जाना। अगर 1-2 दिन में कुछ हो गया हो तो कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं वायु मार्ग के बारे में पढ़ने कि वायु मार्ग क्या होता है, ठीक है। ये आपने ऊपर पढ़ लिया होगा। रुकिए एक सेकंड, ठीक है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित नए परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु, वातावरण, खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान के कारण ये कुप्रभावित भी होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, ये जो है मौसम से प्रभावित होते हैं। यह भी 12 हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ना, वो भी 12 हैं। चलिए आगे चलते हैं।
और एक दो बातें और आपको बतानी है। क्या बतानी है आपको? ठीक है, वायुमार्ग भारत की इंडियन एयरलाइंस है, सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, राइट ब्रदर्स ने इसकी खोज की थी, ये पता होना चाहिए। जो जहाज़ है उसकी जो खोज है वो राइट ब्रदर्स से की है, नहीं की है। आगे चल संचार के बारे में कि संचार क्या होता है। संचार से दोस्तों आप सभी लोग अवगत होंगे, क्योंकि आप सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, टीवी देखते हैं और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप बस केवल अंडरलाइन वाला देखिए। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसको जन संपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा से पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट में सहायक है। हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती है, अपितु इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी हो गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़ की, सिनेमा, होटल आदि की टिकटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैप है आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ठीक है। इसको आप ज़रा देख लेना, ठीक है। मैंने क्या बताया, भारत में ये 12 हैं, ठीक है, और दुनिया में तो बहुत ज़्यादा होंगे। आप इसको देख लेना दुनिया में कहाँ कहाँ पे। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी भारत में आपको कभी सारे स्टेट के याद होने चाहिए और इंटरनेशनल वाले भी याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।